नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। बेस्ट आंसर्स आपको मिलेंगे इस चैनल पर। बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, एमए पॉलिटिकल साइंस या आप डीयू इग्नू किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण करना है हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, कि कैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट हुआ। फिर लिखेंगे गुटनिरपेक्षता का अर्थ, भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाने के कारण तथा उद्देश्य, भारत ने इसे क्यों अपनाया, इसके क्या कारण थे या क्या उद्देश्य थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास, इतना हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन और निष्कर्ष, ये वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप पार्ट 1 देखें, फिर आप पार्ट 2 देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नीति है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिस विदेश नीति की घोषणा की, वह आगे चलकर गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस नीति को अपनाया और जिस नीति की घोषणा की, वह क्या कहलाई? गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई। इस अवधारणा का संबंध शीत युद्ध से माना जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संबंध किससे माना जाता है? शीत युद्ध से माना जाता है। शीत युद्ध एक अनोखा युद्ध था जिसमें ना सेनाओं ने भाग लिया, ना अस्त्रों का प्रयोग हुआ, और यह एक ऐसा युद्ध था जो दो विरोधी गुटों के बीच राजनयिक रूप से लड़ा गया। मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म कहाँ से हुआ? शीत युद्ध के दौरान हुआ। शीत युद्ध क्या है? एक अनोखा युद्ध था जिसमें ना सेनाओं ने भाग लिया, सेनाओं ने लड़ाई नहीं करी, ना अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ। यह एक ऐसा युद्ध था जो दो विरोधी गुटों के बीच राजनीतिक रूप से लड़ा गया, राजनयिक रूप से लड़ा गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला 1914 से 18 तक और दूसरा 1939 से 45 तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। इन दोनों विश्व युद्धों के बाद 2 महाशक्तियाँ उभरी। जब विश्व युद्ध संपूर्ण हो गए तो 2 महाशक्तियाँ उभर कर आई, जिसके कारण विश्व 2 गुटों में बट गया। एक गुट साम्यवादी कहलाया, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जबकि दूसरा गुट पूंजीवादी कहलाया, जिसका नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था। एक गुट साम्यवादी कहलाया और दूसरा गुट पूंजीवादी कहलाया। उस समय बहुत से नवस्वतंत्र देश उभर कर सामने आए, जिनके सामने यह समस्या उत्पन्न हुई। भारत भी जो है 47 में स्वतंत्र हुआ था और बहुत सारे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश उभर कर आए। उनके सामने ये समस्या उत्पन्न हुई कि वह किस गुट में शामिल हों। ठीक है, कौन से गुट को अपनाएं, पूंजीवादी गुट या फिर साम्यवादी गुट। भारत भी उसी समय स्वतंत्र हुआ था, जिसने दोनों गुटों से दूर रहने की नीति पर विचार किया। भारत ने विचार किया कि वह किसी भी गुट में शामिल ना होकर दोनों ही गुटों से दूर रहेगा। ठीक है, जो भी नवस्वतंत्र देश थे उन्होंने इस नीति का समर्थन किया। जो भी असफला अर्थात एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश थे, उन्होंने भी इस नीति का समर्थन किया। इस नीति को गुटनिरपेक्षता की नीति कहा गया। इस नीति को क्या कहा गया? गुटनिरपेक्षता की नीति कहा गया। कहने का अर्थ यह है कि शीत युद्ध से जो है गुटनिरपेक्षता का प्रारंभ देखा जा सकता है। जब शीत युद्ध आरंभ हुआ तो विश्व 2 गुटों में बढ़ चुका था, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी, जिसके कारण भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने यह समस्या आई कि वह किस गुट में शामिल हो। फिर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी गुट में शामिल ना होना। ठीक है, किसी भी शक्ति गुट में शामिल ना होना और शक्ति गुटों के सैनिक गठबंधनों और अन्य गठबंधनों और संधियों से दूर रहना। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? किसी भी गुट में शामिल ना होना, कोई भी, चाहे वह साम्यवादी गुट हो या पूंजीवादी, दोनों ही गुटों में शामिल ना होना। पंडित नेहरू ने कहा था, जहाँ तक संभव होगा हम उन शक्ति गुटों से अलग रहना चाहते हैं।
पंडित नेहरू कहते हैं कि हम दोनों ही शक्ति गुटों से दूर रहना चाहते हैं, मतलब गुट निरपेक्ष रहना चाहते हैं, जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हो चुके हैं। शक्ति गुटों के कारण जो है पहले ही 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं, इसलिए हमें इन गुटों की राजनीति से दूर रहना चाहिए। गुट निरपेक्षता का अर्थ यह भी है कि देश अपनी नीति का निर्माण स्वतंत्रता से करेगा। मैं अपनी नीतियों का निर्माण अपने देश के अनुसार करूंगी, ना कि किसी गुट के दबाव में आकर। गुट निरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता नहीं है। गुट निरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहेंगे या उन पर बात नहीं करेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति एक सकारात्मक नीति है। भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी वह क्या है? एक सकारात्मक नीति है। अब हम पढ़ेंगे भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण क्या थे, क्यों भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए या अपनाने के क्या उद्देश्य थे। आर्थिक पुनर्निर्माण। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देश का आर्थिक पुनर्निर्माण करना था, अतः भारत के लिए किसी गुट का सदस्य ना बनना ही उचित था। ठीक है, इसलिए भारत ने सोचा कि अगर हम किसी गुट में शामिल हो जाएंगे तो हम उन पर निर्भर हो जाएंगे और उनके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। इसलिए भारत ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, ताकि हम किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण स्वयं कर सकें, ताकि सभी देशों से आर्थिक सहायता भी प्राप्त की जा सके। ठीक है, जिसके कारण क्या हो, हम दोनों ही देश, साम्यवादी और पूंजीवादी, दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता भी आसानी से प्राप्त कर सकें। स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई ताकि भारत स्वतंत्र नीति का निर्धारण कर सके। भारत को स्वतंत्रता हजारों देश प्रेमियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप मिली थी। ठीक है, किसी एक गुट में सम्मिलित होने का अर्थ है इस मूल्यवान स्वतंत्रता को खो देना। बहुत ही संघर्ष के पश्चात भारत को जो है स्वतंत्रता मिली थी। अगर वह किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो फिर एक तरफ से वह साम्राज्यवाद का शिकार हो सकता था, जिसके कारण हम इस मूल्यवान स्वतंत्रता को फिर से खो देते। इसलिए स्वतंत्र नीति निर्धारण के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को ही अपनाया। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माण किया गया। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माण किया गया। यदि भारत स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से निर्णय देता है तो दोनों गुट उसके विचारों का आदर करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय तनाव में भी कमी होगी तथा भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने क्यों अपनाई? ताकि भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़े। मतलब अंतर्राष्ट्रीय अगर समस्याएं हैं उन पर भारत निष्पक्ष रूप से राय देता है, ना कि साम्यवाद की तरफ से बोलता है, ना ही जो है पूंजीवाद की तरफ से बोलता है। तो राष्ट्र जो है उनके विचारों का आदर करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी आएगी और शांति भी स्थापित होगी। ठीक है, राष्ट्रीय पहचान बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति आवश्यक है। राष्ट्र की पहचान बनाने के लिए भी गुट निरपेक्षता अति आवश्यक है। निर्णय स्वयं करना। भारत किसी अन्य प्रभुसत्ता संपन्न देश की तरह अपना निर्णय स्वयं करना चाहता था। ठीक है, वह अपना निर्णय स्वयं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत सहनशीलता में विश्वास रखता है। भारत किस विचारधारा में विश्वास रखता है? सहनशीलता में, तथा सहनशीलता और शांतिपूर्ण सा अस्तित्व ही सभी देशों के हित में है। शांति बनाए रखना ही सभी देशों के लिए आवश्यक है, इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। अब हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में शुरू किया गया भारत की पहल पर। औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ किसने किया? नेहरू जी ने, राष्ट्रपति टीटो ने और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया है। बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया। जो पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, उसमें 25 देशों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता टीटो ने की थी। यह कहाँ के राष्ट्रपति थे? यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। किस देश को बुलाना है और किसको नहीं, इसका निर्णय सामूहिक रूप से नेहरू, नासिर और टीटो ने किया। इन्होंने यह भी डिसाइड किया कि किस देश को बुलाना है और किसको नहीं। यह जो है निर्णय सामूहिक रूप से नेहरू, नासिर और टीटो ने किया था। पहले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5 आधार तय किए गए थे। पहला, वह देश गुट निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सा अस्तित्व की विदेश नीति पर स्वतंत्र आचरण करता हो, अर्थात किसी भी गुट में शामिल ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य करता हो।
वह देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता हो। ठीक है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो विरोध करेगा वह भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन सकता है। वह देश शीत युद्ध से संबंधित ना हो, मतलब शीत युद्ध में उसकी भागीदारी ना हो। उसने किसी महाशक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय संधि ना की हो। ठीक है, उस देश की भूमि पर कोई भी विदेशी सैनिक अड्डा स्थापित ना किया गया हो। यह 5 आधार थे जिसके आधार पर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद देश की सदस्यता के मामले में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट विश्व स्तर का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। मतलब कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या NAM के नाम से भी जाना जाता है, नेम कहा जाता है इसे। ठीक है, विश्व स्तर का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। वर्तमान में अब तक इस संगठन में 120 सदस्य देश हैं। ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है और आप इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही अच्छे से बनाया गया है टॉपिक और आपको ऐसा मैटर किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।